हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे यार। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जी आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है हम आज कौन से डे पर पहुंच गए हैं, डे 10 पर पहुंच गए हैं। और आज हम किस बारे में पढ़ रहे होंगे, रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो रिक्रूटमेंट पढ़ना क्यों है, यहाँ पर आप वीडियो देखने आए हो, क्लिक किए होगे तो आप ये वीडियो क्यों देखने आए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ आप यहाँ पर कंसेप्ट बिल्ड करने आए हो रिक्रूटमेंट का। तो कंसेप्ट बिल्ड करना है अगर आपको रिक्रूटमेंट का, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होंगे हमारे बीच में, सर ये ऑर्गेनाइजिंग कहां से आ गया, हम तो रिक्रूटमेंट पढ़ने आए थे, कंसेप्ट बिल्ड करने आए थे, ये क्या बता रहे हैं सर। सुनो इधर आओ सर, थोड़ा सा काम की बात बतानी है। ये जो दिमाग है क्या सोना बाबू के पास छोड़ के आए हो, लेके आया करो, पढ़ने आए हो, ठीक है। तो आओ बताता हूं ऑर्गेनाइजिंग क्यों पढ़ना है आपके लिए। ऑर्गेनाइजिंग में आपने देखा था कि वहां पर आपने क्या किया था, ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया था, स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किए थे, पोस्ट वगैरह क्रिएट किए थे, है ना। पोस्ट वगैरह क्रिएट किए थे, स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ऑर्गेनाइजिंग में, है ना। क्यों क्यों क्रिएट किया था, ताकि लोग वहां पर काम कर सके, ठीक है। अब अकेले सारी चीजें थोड़ी ना मैनेज कर पाओगे भैया, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो लोग आप कहां पर फिल कर रहे होते हो, स्टाफिंग में। स्टाफिंग क्या करता है, लोगों को उस पोस्ट पर बैठाता है, ढूंढ कर लाता है और उनको उस पोस्ट पर बैठाता है। अब ये लोगों को जो पोस्ट पर बैठा रहा है स्टाफिंग, ये कैसे कर रहा होगा, इसका एक प्रोसेस है जिसको हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन तक वो वीडियो पहुंची नहीं होगी। सिर्फ भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप तक ये वीडियो मेरी पहुंची है तो वो वाली वीडियो बहुत दिल से बनाई थी और एनिमेशन के साथ बनाई थी। आपको क्या करना है, उस वाली वीडियो को अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। स्टाफिंग के प्रोसेस को बहुत अलग लेवल पर समझाया है। और अगर ना समझ में आए ना, मैं कहता हूं कि अनसब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। और समझ में आ जाए तो दिल करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर भी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आओ जी, तो बात कर लेते हैं। स्टाफिंग का एक प्रोसेस होता है, उस वहां पर बंदे को बैठाने के लिए, उस पोस्ट पर बैठाने के लिए एक प्रोसेस होता है ना, जिसको हमने किस नाम से पढ़ा, स्टाफिंग प्रोसेस के नाम से पढ़ा। तो स्टाफिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले पता कर लो कि कितनी पोस्ट खाली है आपके यहाँ, ठीक है। जब ये पता चल जाए तो क्या करो, लोगों को ढूंढना शुरू करो। तो जो लोगों को ढूंढना जब शुरू करोगे ना, उसी को क्या कहते हैं, हम रिक्रूटमेंट कहलाते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है बालक, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। क्या ढूंढना, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, ये ढूंढना नहीं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय, एक कैपेबल एम्प्लॉय ढूंढना। किस चीज के लिए, जो पोस्ट आपके यहाँ खाली है उस पोस्ट के लिए। आ रही है बात समझ में, बढ़िया। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, एक कैपेबल एम्प्लॉय ढूंढना, ये आपने समझ लिया। आओ डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी बुक की है। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सर्च करना, किसको सर्च करना है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। अब सर तकलीफ हुई होगी कुछ बच्चों को, सर ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज क्या होता है। सुनो, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉय होता है जो अभी एम्प्लॉय बना नहीं है, बट उसने अभी अप्लाई किया है, उसने एप्लीकेशन भर के फिल किया है ऑर्गेनाइजेशन में, काहे के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जो बंदा अप्लाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा एम्प्लॉय बनने के लिए, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, हम स्टिमुलेट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि भैया आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, काहे के लिए, जॉब के लिए। तो वही कहते हैं टू अप्लाई फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर हम एम्प्लॉय को ढूंढेंगे कैसे, तरीका क्या होगा हमारा ढूंढने का। तो देखो, आप अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप बैठे बैठे ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, ऑर्गेनाइजेशन खोल के, बिजनेस खोल के बैठे हो, अब आप इंतजार कर रहे हो, हाँ कोई तो आएगा, वो दिन जरूर आएगा जब लोग हमारे पास आएंगे, है ना। वो दिन जरूर आएगा सर, देखिएगा आप, जब लोग हमारे पास आएंगे, बिगर एफर्ट डाले आप बोल रहे हो, सिर्फ बैठे हुए हो एक जगह कुर्सी पर बैठे हुए हो, ऐसे बढ़िया से 4x4 के रूम में एसी में बढ़िया से ऐसे इंतजार करो कि अब लोग आएंगे। एक दिन तो जरूर आएगा सर, देखिएगा बहुत सारे लोग आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं जी, पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा।
काहे के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा? ताकि लोग अट्रैक्ट हों, आपके यहाँ आए लोग जॉब के लिए, ठीक है। तो जो आप एफर्ट डालोगे काहे के लिए? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ आए जॉब के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस। जहां पर आप क्या करोगे? एफर्ट डाल रहे होगे। किस लिए एफर्ट डाल रहे होगे? लोगों के लिए। लोगों के लिए क्यों एफर्ट डालोगे? ताकि वो लोग आपके यहाँ आए, जॉब के लिए अप्लाई करें। समझ आई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? हाँ, अब जो है एफर्ट कैसे डालोगे? एफर्ट डालने का भी कुछ तरीका होगा। एफर्ट डालने का भी बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे कॉमन माना जाता है, जो सबसे कॉमन माना जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एफर्ट डालने के लिए, जो सबसे कॉमन माना जाता है वो क्या होता है? एडवर्टीजिंग होता है, या आप बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग होता है। क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होता है। एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे सर? न्यूज़पेपर के जरिए या अनाउंसमेंट के जरिए। हजरात वाला वही समझ रहे हो, ठीक है। या तो प्रोफेशनल पब्लिशिंग के जरिए, है ना, या तो जो है न्यूज़पेपर के जरिए, राइट, या आप जो वेबसाइट वगैरह पर दे दोगे, राइट। तो यहां पर आप बहुत सारे तरीके से, यानी कि एडवर्टाइजिंग के जरिए क्या करोगे? लोगों तक आप बताओगे, पहुंचाओगे ये पैगाम कि हाँ हमारे यहाँ जॉब खाली है। पैम्पलेट्स वगैरह के भी आपने देखा होगा, पैम्पलेट्स वगैरह भी छपे मिलते रहते हैं आपको कि हाँ हमारे यहाँ जॉब खाली है, आओ, या मैसेजेस भी आपके पास आते हैं ऐसे बहुत सारे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्टीजिंग, ठीक है। एडवर्टीजिंग को क्या माना जाता है? सबसे कॉमन माना जाता है ये, काहे के लिए? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है जो कि क्या है? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको देखो पता होना चाहिए ना कि प्रोसेस क्या है, लोग एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का प्रोसेस क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। अब मान लीजिए एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसका नाम क्या है? परचेज डिपार्टमेंट। एक परचेज डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने का जो मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उसने क्या किया? उसने जो है जो पर्सनल मैनेजर है, जो पर्सनल मैनेजर, ये सर पर्सनल मैनेजर कौन होता है? पर्सनल मैनेजर वो मैनेजर होता है जो कि लोगों को, जो कि एम्प्लॉय को क्या करता है? रिक्रूट करता है। जो कि एम्प्लॉय को क्या करता है? रिक्रूट करता है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। किसकी प्रॉब्लम्स को? हमारी और आपकी नहीं, वो एम्प्लॉय की सारी प्रॉब्लम की क्या करता है? वो सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। उनकी सारी समस्याओं को दूर करता है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल मैनेजर बोलते हैं। तो जो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो क्या करेगा? पर्सनल मैनेजर को एक लेटर लिखेगा। कैसा लेटर? रिक्विजिशन का। रिक्विजिशन का मतलब होता है मांग करना। काहे चीज की मांग करेगा परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर? लोगों की। उसको लोगों की जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा? पर्सनल मैनेजर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज कहलाता है, जहां पर कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर, कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या कर रहा होगा? लोगों की मांग कर रहा होगा, एम्प्लॉइज की मांग कर रहा होगा। किससे? पर्सनल मैनेजर से। अब यहां पर पर्सनल मैनेजर का काम आता है कहां से? जो 2, 3, 4 जो आपके 3 जो प्रोसेस हैं, वहां पर किसका काम है? यहाँ पर पर्सनल मैनेजर का काम है। तो पर्सनल मैनेजर क्या करेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि उसके पास कौन सी सोर्स अवेलेबल है, कौन सी सोर्स अवेलेबल है, कौन सी ऐसी सोर्स चूज करे, वो कौन सी ऐसे सोर्स फाइंड करे, कौन सा ऐसा सोर्स आइडेंटिफाई करे, कौन सा ऐसा सोर्स ढूंढे जिससे वो लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सके। वो कौन सा सोर्स अपनाए, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करेगा? सोर्स ढूंढेगा। जैसे एडवर्टाइजिंग में कौन सा बेहतर सोर्स रहेगा? अनाउंसमेंट बेहतर रहेगा, या पैम्पलेट्स बेहतर रहेगा, या जो है लिंक्डइन वगैरह इंटरनेट के जरिए, या वो बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा, जब वो क्या कर लेगा? आइडेंटिफाई कर लेगा, सोर्स को फाइंड कर लेगा जो बेहतर सोर्स रहेगा। सुनो ध्यान से, ये जो सेकंड प्रोसेस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऐसे नहीं कोई पर्सनल मैनेजर बन जाता है। उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वो अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा सोर्स चुनेगा ना, तभी जो है
क्या कर पाएगा, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, इनवाइट कर पाएगा लोगों को, ठीक है। अदरवाइज वो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएगा। अगर उसने सही सोर्स नहीं चूज किया ना तो वो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या माना जाता है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। ये कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है। अच्छा, जब ये चीज तय हो जाएगी, जब वो सोर्स को फाइंड कर लेगा तो वो क्या करेगा, इनवाइट करेगा। किसको इनवाइट करेगा, जो सक्षम है, जो लोग जो कैपेबल एम्प्लॉइज हैं उनको वो क्या करेगा, इनवाइट करेगा। ठीक है। इनवाइट करने के बाद वो क्या करेगा, अच्छा, इनवाइट करने के लिए वो क्या करेगा, कंप्रीहेंसिव डिटेल भी लिखेगा उसमें इनवाइट करने से पहले। भाई जाहिर सी बात है, आप देखोगे, कभी आपने देखा होगा रिक्रूट न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि हाँ हमारे यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब ऐसे करके लिखा होता है। देखो कभी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वहां पर क्या होती है, पूरी डिटेलिंग लिखी होती है कि जॉब का नेचर ये है, इस तरीके का काम हम लेंगे आपसे, इतने लोगों की हमें जरूरत है, ठीक है, इतना 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, है ना, या तो हम उसको इतनी सैलरी देंगे, 12,000 महीना, 36,000 रुपए महीना या 18,000 रुपए महीना। ऐसे वो क्या लिखे होते हैं न्यूज़पेपर में, ऐसी सैलरीज लिखे होते हैं ना, सारी डिटेलिंग जो लिखी होती है वो उसी को क्या बोलते हैं, इनविटेशन बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो, आप क्या करो, आओ इंटरव्यू दो, जॉब अप्लाई करो जॉब के लिए। ठीक है, जो सक्षम होगा जो बंदा वो क्या करेगा, जाएगा, ठीक है, जाएगा, वो अप्लाई करेगा। तो जब अप्लाई करेगा तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि उस कंडीशन पे, जो कंडीशन आपने दी हुई है कि हाँ आप, जो बंदा आ रहा है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, और वो जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसे बंदे भी आ गए जो क्वालिफाइड नहीं है, या उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड तो है बट उनके पास कम एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग आ गए, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चौथा आपका प्रोसेस है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एप्लीकेशन आएगा लोगों का, जो लोग अप्लाई किए हैं उनका जो एप्लीकेशन हमारे पास आएगा, उसको क्या करेंगे, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। जब हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, क्यों 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक जो डिजर्विंग एप्लीकेंट्स है वो, और एक जो है जो नॉन डिजर्विंग एप्लीकेंट्स है वो, उनके नाम उधर लिख लेंगे। तो जो डिजर्विंग एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो कंडीशन हमने दी गई हुई थी जब हम इनवाइट कर रहे थे लोगों को, वहां पर जो हमने कंप्रीहेंसिव डिटेल दी, यानी सब कुछ वो पोस्ट से रिलेटेड, वो सारी बातें जो हमने लिखी हुई थी, काम ये हम लेंगे, ये इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी बातें जो हमने लिखी हुई थी, अगर वो कंप्लाई कर जाता है, वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है एम्प्लॉय, तो उसका हम एक डिजर्विंग एप्लीकेंट्स में नाम लिख लेंगे। और मान लो कोई बंदा ऐसा है जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्वालिफाइड नहीं है या एक्सपीरियंस कम है उसको, तो हम उसका किस में लिख लेंगे, नॉन डिजर्विंग एप्लीकेंट्स में उसका नाम लिख लेंगे। तो ये क्या थे आपके प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो होप करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो जी आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या आपके सोर्सेस, जो रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनके लिमिटेशन, उनके मेरिट्स, ठीक है, वो भी डिस्कस हम कर रहे होंगे आपकी अगली वाली वीडियो में। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, तो प्लीज गाइज नेक्स्ट वाला जो सेशन होने वाला है उसको मिस मत करिएगा। और हाँ, अगर आज की क्लास में आपको मजा आया, आज आपको क्लास में बहुत अलग लेवल से फील आया और कंसेप्ट समझ में आया, तो सिंपल से क्या करना है यार, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ सुनो, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूं किसी भी चीज में, तो बिल्कुल बताओ यार, वो चीज को रिजॉल्व किया जाएगा, सो दैट आप तक जो है पहुंचा जा सके, ठीक है। और हाँ सुनो, जिस पर्पज से ये चैनल बनाया गया है उसका सिर्फ यही पर्पज है कि वो ये वीडियो, ये चैनल उन तक जरूर पहुंचे जो बच्चे अच्छी कोचिंग को, एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बस यार इतना ही कहना था आपसे। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें भी समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपको अगले वाले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।